हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेवाड़ी आईएएस। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विरासत के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने संस्कृति और सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू यहाँ पर देख लेते हैं। विरासत के अर्थों को देखेंगे, उसके बाद विरासत का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है इसको देखेंगे। अंत में हम विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है और इसमें आने वाली चुनौतियां और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या प्रावधान बनाए हैं इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विरासत क्या है? अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो विरासत वह है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त है और जो हमारे लिए एक विशिष्ट पहचान रखता है। विशिष्ट पहचान, ठीक है, इसको विरासत कहते हैं। विरासत का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक है प्राकृतिक विरासत, दूसरा है सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत क्या है? ऐसी विरासतें जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हैं या प्रकृति प्रदत्त ऐसी चीजें जो हमें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और जिनकी एक विशिष्ट पहचान होती है, जैसे भूमि, समुद्र, नदियां, पर्वत, मरुस्थल, जलवायु, वन जंगल, वन्यजीव, खनिज संसाधन। ये कुछ प्राकृतिक विरासत के उदाहरण हैं। अगर हम सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक है मूर्त सांस्कृतिक विरासत, दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। मूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? ऐसी विरासतें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी भौतिक अस्तित्व होता है, इनको हम मूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, क्योंकि इनको हम छू सकते हैं, जैसे किले, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिक्के, मृदभांड। ये कुछ मूर्त सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि इनको हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन हम इनको छू नहीं सकते, जैसे रीति रिवाज, चित्रकला, नृत्य संगीत, भाषा साहित्य, गायन शैली, धर्म दर्शन, वेशभूषा, त्योहार मेले, खान पान। ये कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण हैं। अंत में हम विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है इसको देखेंगे और इसमें आने वाली चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों को देखेंगे और भारत सरकार ने क्या क्या प्रावधान बनाए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में उल्लेखित हैं, इसको हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए डिटेल से अब पढ़ते हैं। विरासत परिभाषा। विरासत वह है जो हमारे पूर्वज से प्राप्त हुई है और हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित है। यह एक ओर किसी स्थान, क्षेत्र अथवा देश तो दूसरी ओर एक परिवार, एक समुदाय एवं लोगों की विशिष्ट पहचान है। विरासत को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के रूप में बांटा जा सकता है। अब प्राकृतिक विरासत क्या है इसको हम समझते हैं। प्राकृतिक विरासत में प्रकृति प्रदत्त संरचनाएं जैसे भूमि, पर्वत, पठार, मरुस्थल, समुद्र, नदियां, जीव जंतु, खनिज संसाधन आदि सम्मिलित है। भारतीय रीतों की विविधता, भूमि प्रकारों एवं जीव जंतुओं की विविधता ने देश की सांस्कृतिक विरासत के निर्माण को प्रभावित किया है। इस तरह भारतीय संस्कृति प्रकृति, पर्यावरण एवं लोगों के बीच निकट संबंधों का परिणाम है। पर्वत, नदियां, पशु पक्षी हमारी लोक कथाओं एवं पौराणिक कथाओं तथा कला का अंग रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियों तथा बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में पशु पक्षी महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जिनका उपयोग विषय वस्तु का अर्थ बताने एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रकृति की शक्तियों को भारतीय संस्कृति में दैवीय रूप दिया गया है, जैसे गंगा जमुना की पूजा, तुलसी की पूजा तथा पेड़ पौधों को पवित्र मानना आदि। इसी तरह भारतीय संस्कृति में प्रकृति एवं रीतों के साथ रागों का गहरा संबंध विकसित हुआ है, जैसे मेघ राग का विकास हुआ है। साथ ही 12 मासा के आधार पर नायक नायिका की मनोदशा का वर्णन साहित्य में किया गया है, जिसका प्रमुख उदाहरण जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में है। इसी तरह
अनेक मेले एवं त्योहारों का संबंध ऋतुओं से है। वस्तुतः फसल कटने के साथ त्योहारों एवं मेलों का चलन भी हुआ है। हमारी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद मूलतः प्रकृति पर निर्भर है। इसी दृष्टि से प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत में गहरा संबंध देखा जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत क्या है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। सांस्कृतिक विरासत मनुष्य की अपनी योग्यता, कुशलता एवं कलात्मक प्रतिभा को सूचित करती है। यह विभिन्न सामाजिक धार्मिक परंपराओं का परिणाम हो सकती है। सांस्कृतिक विरासत को मूर्त या अमूर्त वर्ग में बांटा जा सकता है। मूर्त सांस्कृतिक विरासत को पुरातात्विक सांस्कृतिक विरासत भी कहते हैं, जिसमें भवन, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां, किले आदि सम्मिलित हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में विचारों से लेकर परंपराओं तक, जैसे रहन सहन के ढंग, रीति रिवाज, गीत संगीत, चित्रकला आदि सम्मिलित हैं। इन सब से हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक सुंदर एवं समृद्ध रंगीन चित्र बनता है। वस्तुतः अनेक विचारों एवं विश्वासों का मिश्रण भारतीय संस्कृति को सामासिक संस्कृति बनाता है, जिसमें विभिन्न भाषाएं जैसे तमिल, पाली, प्राकृत, उर्दू आदि शामिल हैं। इसी तरह नृत्य संगीत के विविध रूप तथा चित्रकला की विविध शैलियां, स्थापत्य कला के विविध रूप किसी जीवंत सांस्कृतिक विरासत के अंग हैं। इन्हीं अर्थों में भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता से युक्त कहा जाता है। विरासत का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हमारी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान का दर्पण है, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। वस्तुतः विरासत उस देश एवं लोगों की पहचान को दर्शाती है। विरासत के साथ व्यक्ति अपनी पहचान को जोड़ता है, जो उसे गौरव प्रदान करती है, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। पारंपरिक कलाओं एवं हस्तकलाओं को संरक्षण देने से उसकी निरंतरता संभव है। जैसे कठपुतली नृत्य को बनाए रखने के लिए इसका नाट्य मंचन किया जाता रहे। इसी तरह क्षेत्र विशेष की उत्पादन सामग्रियों को संरक्षण देने से इसकी निरंतरता संभव है। वस्तुतः इसके साथ लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, अतः विरासत का संरक्षण जरूरी है। हमारा विशाल पर्यटक उद्योग भी विरासत के दम पर चल रहा है। हमारी विरासत पर्यटकों को हमारे देश की ओर आकर्षित करती है। इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। साथ ही यह विरासत देश के लोगों को एक भाग से दूसरे भाग तक आने जाने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह विरासत राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक लाभ का अवसर भी प्रदान करती है। इसलिए विरासत का संरक्षण जरूरी है। विरासत के संरक्षण में चुनौतियां। विरासत को बनाए और बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक विरासत जैसे समुद्र, जंगल, मरुस्थल, वनस्पतियां सभी को समुचित विकास योजना के अभाव एवं उनका निरंतर दुरुपयोग होने के कारण खतरा है। भूमंडलीकरण के कारण होने वाले तीव्र परिवर्तनों ने विरासत के संरक्षण के लिए चुनौती प्रस्तुत की है। औद्योगिकरण के कारण होने वाले प्रदूषण से प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा बढ़ा है। पर्यटन में हुई अनियंत्रित वृद्धि से भी विरासत के समक्ष चुनौती बढ़ाई गई है। दरअसल पर्यटक अपने कुछ कार्यों जैसे नदी एवं झीलों में वस्तु को फेंक देते हैं और विरासत की दीवारों पर अपना नाम लिख देते हैं, जिससे विरासत के मूल स्वरूप में बदलाव आ जाता है। पर्यावरण और विरासत के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक कारण है, जिससे विरासत के संरक्षण में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। विरासत के संरक्षण के लिए उपाय। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में विरासत के संरक्षण के लिए मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान बनाए हैं। जैसे आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। इसी प्रकार संविधान के आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक स्थल तथा वस्तुओं के खराब होने,
एवं उन्हें हटाने या उनका निर्यात करने से बचाना राज्य का दायित्व होगा। आर्टिकल 51A के तहत नागरिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान करे एवं उनका संरक्षण करे। वनों, नदियों, झीलों एवं वन्यजीवों सहित पर्यावरण को बचाए और उसमें सुधार करे। प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने की बात करता है। 1952 में वन्यजीव बोर्ड की स्थापना हुई। वन्यजीव बोर्ड सरकार को वन्यजीवों के संरक्षण एवं बचाव के संदर्भ में सुझाव देता है। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं चिड़ियाघर के निर्माण के संदर्भ में परामर्श देता है। 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम आया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876 के तहत कहा गया है कि अचानक कोई वस्तु मिलने पर लोगों को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अचानक प्राप्त होने वाले खजाने को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने के लिए संसद ने प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक अवशेष अधिनियम 1958 पारित किया है, जिसके तहत पुरातात्विक खुदाइयों से निकली सामग्रियों जैसे मूर्तियां, सिक्के आदि की सुरक्षा की बात की गई है। यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय आया था। यह भारत सरकार अधिनियम 1904 का विस्तार है, जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी सरकार की अनुमति के बिना पुरातात्विक खुदाई नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में हृदय परियोजना शुरू की। इसके तहत जो विरासत स्थल हैं, इनका एकीकृत, समावेशी और टिकाऊ विकास किया जाएगा और साथ में इन स्मारकों के रखरखाव एवं पारिस्थितिकी तंत्र की उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा और विरासत स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। ठीक है। विरासत के प्रति जनता की भूमिका। हम अज्ञात सामग्रियों, स्थलों, स्मारकों की पहचान में सहायता कर सकते हैं, उनकी रखवाली कर सकते हैं ताकि कोई स्मारकों को क्षतिग्रस्त न कर सके और सामग्री को चुरा न सके। हम अपने आसपास के लोगों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक कर सकते हैं और हम वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ बना रहे। अब हम पढ़ लेते हैं ICCR के बारे में। 1950 में ICCR की स्थापना हुई, जिसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं, इनको हम समझते हैं। भारत सरकार एवं दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध एवं आपसी सूझबूझ को स्थापित करने के उद्देश्य से ICCR की स्थापना की गई थी। यह परिषद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित है। ICCR के उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और इनका विकास करना। दूसरा उद्देश्य है दूसरे देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ी नीतियों से संबंधित कार्यक्रम तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में भागीदारी करना। अब हम ICCR के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। ICCR के कार्य हैं भारत सरकार की ओर से विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का संचालन करना, भारतीय नृत्य एवं संगीत सीखने हेतु विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देना, विदेशों में भारत महोत्सव का आयोजन करना, विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विषयों के अध्ययन की व्यवस्था करना, कलाकार मंडलियों का आदान प्रदान करना, वार्षिक स्तर पर मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना। ये इसके कुछ कार्य हैं। यूनेस्को। अगर किसी विरासत को विश्व विरासत बनाना है तो वहां पर यूनेस्को की इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। 1972 में यूनेस्को विश्व विरासत अधिनियम बना, जिसके तहत कुछ कंडीशन है, यानी 3 मानदंड निर्धारित किए गए। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर कोई विरासत पूरा करता है तो उसको विश्व विरासत की श्रेणी में रखा जाता है। ये कंडीशंस क्या क्या हैं? नंबर 1, सांस्कृतिक स्थलों के लिए वह मानव की रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट रचना हो। सेकंड कंडीशन क्या है? किसी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर वास्तुकला या प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शहर नियोजन अथवा स्मारक कलाओं को प्रदर्शित करता हो। थर्ड क्या है? किसी जीवंत या लुप्त सांस्कृतिक कला या संस्कृति का असाधारण प्रमाण हो। ये 3 कंडीशन अगर कोई भी
विरासत पूरा करता है तो उसे विश्व विरासत की श्रेणी में रखा जाता है। कौन करता है इसको? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। पवित्र उपवन। पवित्र उपवन क्या होते हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। पवित्र उपवन कुछ वृक्षों से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए वन होते हैं। ये जनता के वन होते हैं और किसी न किसी देवी देवता को समर्पित वन होते हैं। इनमें पशु चराई और शिकार प्रतिबंधित होता है। केवल सूखी लकड़ियों को एकत्रित करने की अनुमति होती है। कुछ पवित्र उपवन हैं जो निम्नलिखित राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे मेघालय में लाकीलांग या लिंगदोह कहा जाता है इन उपवनों को। झारखंड में सरना या जेहड़ के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य में इनको इतिलौंग काबू कहा जाता है। राजस्थान के अलवर क्षेत्र में शामलार देह या केकड़ी के नाम से ये पवित्र उपवन जाने जाते हैं। राजस्थान का जो प्रमुख वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अब आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला, जिसमें हम स्तूप स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अगर ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे और स्तूप कला के बारे में हम सीखेंगे। धन्यवाद।